नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। सेंट्रल इशू है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लगभग 23 लाख से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों की बात करें तो लगभग 90 लाख एम्प्लाई इस NPS के बाद UPS से कवर होने वाले हैं। इन पर ये डेडलाइन तय किया गया है कि ये NPS में रहें या UPS में रहें। लेकिन भारत के इस पेंशन व्यवस्था में जो 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्रीय सरकार के अंतर्गत अगर वो उनकी अपॉइंटमेंट हुआ है या राज्य सरकार ने भी जो अलग अलग जो डेडलाइन निर्धारित किए थे NPS लागू करने के, अगर उसके बाद अगर आपकी नियुक्ति हुई है तो आपको यही 2 पेंशन विकल्प में से किसी एक को चुनना होगा। NPS के इस लगभग जो 20 सालों का इतिहास है, इसमें महत्वपूर्ण डिमांड किए गए थे और इस NPS में समय समय पर कुछ संशोधन हुआ। कर्मचारियों को लगा कि NPS में एक रिव्यू हुआ है, NPS में कमेटी बना है तो कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण सुधार में यहाँ पे जो NPS को OPS के जैसा बनाने की जो बात किया गया था कि किस तरीके से OPS में जो लाभ दिया जाता है, रिस्क फैक्टर का, ग्रेच्युटी बेनिफिट का, फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट का और टैक्स बेनिफिट का, फैमिली पेंशन का, लमसम पे आउट का, पेंशन कैलकुलेशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये जो महत्वपूर्ण जो बातें OPS में हैं, ये बातें NPS में नहीं थे। NPS में ये बात तो जो कर्मचारियों को फ़ायदा देता था, तो बाद में जब इस पर NPS में समय समय पर जो मांग किया गया कि रिफॉर्म्स किया जाए तो 2021 में कुछ इसमें सुधार हुए। बाद में जब पुरजोर तरीके से राष्ट्र स्तर पर OPS का डिमांड होने लगा तो केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित कर दिया और 1 अप्रैल 2025 को NPS के विकल्प के रूप में UPS को केंद्रीय कर्मचारियों के सामने रख दिया। 3 महीने का डेडलाइन तय किया गया कि आप 1 अप्रैल से लेकर 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर आप NPS से अगर UPS में जाना चाहते हैं तो आप UPS को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस रेशियो से UPS में लोगों को जाने का जो प्रतिशत है, ये कह सकते हैं कि मामूली बहुत कम है या कह सकते हैं कि न के बराबर है। लोगों को चॉइस नहीं हो पा रहा है UPS। आखिर इस UPS में चॉइस न होने के कारण क्या है, जबकि यहाँ पे इस बात को भी दिखाया गया है कि मिनिमम पेंशन की बात दिखाया गया है। 25 वर्ष की सेवा के बाद 50% बेसिक का 50% बेसिक का पेंशन के रूप में और उसके बाद DR की बात किया गया है। BRS में 25 वर्षों के बाद पेंशन की बात किया गया है। लेकिन फिर भी लोग NPS से UPS को ऑप्ट नहीं करें। इसी दरमियान में 2 बातों पर बहुत जल्द इधर आप देखेंगे कि विगत 15 दिनों में सुधार किए गए हैं। तो इस विषय को समझेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो हम आपसे संबंधित कंटिन्यू वीडियो को अपलोड करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आता है तो ज़रूर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुझाव होगा NPS और UPS से संबंधित तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, यहाँ पे अभी जो बातें निकल कर आए थे, जो अभी हमने कहा कि 15 दिनों के अंदर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। एक ग्रेच्युटी बेनिफिट्स पे बदलाव हुआ है और अभी एक टैक्स बेनिफिट की बातें निकल कर आए हैं। जब आप देखेंगे टैक्स बेनिफिट तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो टैक्स बेनिफिट था वहाँ पे टैक्सेशन डिटेल आर एट टू बी क्लियरिफाइड। मतलब यहाँ पे टैक्स रिडक्शन को लेकर UPS में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोई चर्चा नहीं किया गया था। आखिर ये टैक्स बेनिफिट्स क्या है, इस चीज़ को जरा समझेंगे। देखिए, भारत में OPS में जो कर्मचारी आते हैं उनको कोई नो टैक्स बेनिफिट से उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाता है। लेकिन ठीक इन्हीं के जैसा जो केंद्रीय कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद आए हैं या राज्य कर्मचारी हैं, क्योंकि राज्यों के भी NPS की सुविधा बिल्कुल केंद्र के तर्ज पर ही बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न पर लागू किया गया है। अब देखिए, NPS में टैक्स डिडक्शन में कुछ सेक्शन लाए गए थे, 80C, 80CCD 1B एंड 80CCD 2 क्लाउज 2। ये बातों को यहाँ पे मेंशन किया गया था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और लोगों को NPS से UPS में ले जाने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत डंके की चोट से इस पेंशन योजना को लाया था और जिस तरीके से यहाँ रेशियो नहीं बन पा रहा है इधर आने का, अब सरकार के सामने भी अपने आप में एक बहुत बड़ा यहाँ पे देख सकते हैं कि चैलेंज हो चुका है। क्योंकि 90 दिन का डेडलाइन तय किया गया था कि 90 दिन में जिन लोगों को ऑप्ट करना है वो ऑप्ट करें, लेकिन फिर सरकार यहाँ पे डेट बढ़ा दिया और डेट बढ़ने के कारण क्या हुआ कि अब ये 90 दिन का और इसको एक्सटेंड कर दिया गया। यानी अभी तक अगर बात करें
तो 180 दिन तो बढ़ा दिया गया है। और आने वाले समय में भी जो एनपीएस सब्सक्राइबर है उनको फिर यूपीएस में जाने के लिए फिर से केंद्र सरकार बढ़ा सकता है, वो स्वतः निर्णय इस पर ले सकता है। अब ये देखिए कि जो टैक्स डिटेल आर एट टू बी क्लियरिफाइड, यहाँ पे जो टैक्स को लेकर जो सेक्शन 80C, 80CCD 1B एंड 80CCD 2 की बात यहाँ पे करेंगे। देखिए हुआ क्या है कि एनपीएस में कुछ बातों को, जैसे आपके बेसिक और डीए का जो 10% कटौती किया जाता है एनपीएस में, 14% उस पर सरकार ऐड करती है, 24% यहाँ पे हो जाता है। अभी एनपीएस यूपीएस में क्या है कि जिन लोगों ने यूपीएस को ऑप्ट किया है उनका 10% बेसिक और डीए का कट रहा है, और यहाँ पे 18.5% जो है वह यूपीएस में और ऐड करने की बात किया गया है। अब इसी चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो 4 जुलाई 2025 को जो एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो जारी किया गया है, तो क्या ये प्रावधान एनपीएस संरचना में समानता सुनिश्चित कर सकता है? क्या यूपीएस आने वाले समय में लोग यूपीएस की तरफ मूव कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यूपीएस को न चूज कर पाना एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। अब देखिए कि यहाँ पे सरकार को था कि बहुत जो 50% जो पेंशन की बात किया था कि अगर आप 25 वर्ष की सेवा कर लेंगे तो आपके बेसिक का 50% और डीआर दिया जाएगा। बात किया गया था कि अगर 10 वर्ष का मिनिमम सर्विस है तो आपका न्यूनतम 10,000 रुपया मासिक पेंशन प्लस डीआर दिया जाएगा। इस यहाँ से वीआरएस की बात किया गया था कि 25 वर्षों के सर्विस के बाद वीआरएस अगर आप लेते हैं तो आपको पेंशन की राशि दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जिस रेशियो के साथ ये लॉन्च किया गया इसमें बहुत सारी कमियां और खामियां देखे गए। बाद में इसमें जो सुधार हुए, अभी जो मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा डिमांड है कि वीआरएस को लेकर, वीआरएस में जो सर्विस लेंथ है उसको कम करके पेंशन की शुरुआत करने को लेकर। दूसरा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रूप से बातें हैं कि आप पैसे को नहीं निकाल सकते हैं, जो एनपीएस में 60% लोग निकाल रहे थे, विड्रॉल कर रहे थे सेवानिवृत्ति के बाद, अगर आप निकाल लेते हैं तब फिर आपका जो वहाँ पे फंड है वो कम हो जाएगा। तो यूपीएस में जो मिनिमम पेंशन देने की बात जो ढोल पीटा गया है वो मिनिमम पेंशन आपके अकाउंट तक नहीं आ पाएंगे, यानी आपको वहाँ पे रिटायरमेंट की राशि कुछ छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको यूपीएस का फायदा मिलेगा। जब ये बातें लोगों के बीच आया तो लोगों में एक उदासी हुआ, क्योंकि शुरुआती दौर में ये लगा था, जब तक इसका गजट नहीं आया था, शुरुआती दौर में लगा था कि ये सच में मिनिमम 10,000 प्लस डीआर है, मिनिमम 50% प्लस डीआर है 25 ईयर सर्विस के बाद, लेकिन इसके लिए बहुत सारे आपके नॉर्म्स को पूरा करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इसी चीज़ को आगे हम लोग समझेंगे कि जो करेंट टैक्स बेनिफिट्स अंडर द एनपीएस में जो बातें पे चर्चा किया है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे कि एनपीएस में कौन कौन से सेक्शन को लाया गया है। देखिए एनपीएस में जो बात किया गया था 80CCD 1, ये आपके इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 10% सैलरी बेसिक प्लस डीए पर ये 80CCD 1 जो था ये आपका ओवरऑल काम करता था। अब देखिए यहाँ पे 80CCE जो था वह 1.5 लाख तक अंडर सेक्शन आपको एग्जम्पशन मिलता था। ठीक इसी तरीके से 80CCD 2 में अप टू 10% बेसिक डीए का यहाँ पे जो सीलिंग लगाया गया था, उस सीलिंग 1.5 लाख तक 80CCD 2 के तहत था। आइए यहाँ पे देखिए कि 2015-16 में 80CCD 1 आया था, जिसमें कंट्रीब्यूशन एनपीएस अकाउंट में जो राशि था 50,000 का अंडर सेक्शन 80CCD 1B के तहत इसे प्रावधानित किया गया था। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि जो सेक्शन की बात किया है, जो क्या ये जो यूपीएस का सेक्शन है क्या इसे पूरा देगा बेनिफिट या नहीं देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कि एनपीएस के तहत जो टैक्स लाभ जो केंद्र सरकार कर्मचारियों को चुनी गई कर व्यवस्था पर निर्भर करता है। यहाँ पे क्या है तो देखिए यहाँ पे 80CCD 1 है, 80CCD 1B है और 80CCD 2 है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बेनिफिट की बात किया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 80CCD 1 की बात किया गया है। अब 80CCD 1 में जरा आइए, यह आयकर लाभ तब उपलब्ध होता है जब कोई व्यक्ति केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है, एनपीएस में खुद अंशदान करता है। आप खुद अंशदान कितना कर रहे हैं, 10% का कर रहे हैं, यानी 80CCD के में इस धारा के अंतर्गत अधिकतम कटौती का मूल वेतन से 10% या 1.5 लाख रुपया जो भी कम है, आपको जो बेनिफिट दिया जा रहा है वह 80CCD के तहत एनपीएस में दिया जा रहा है। सेम चीज को यूपीएस में भी प्रावधानित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टैक्स बेनिफिट्स द ओल्ड टैक्स रिजीम में 80CCD 1B यह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अतिरिक्त उपलब्ध है, बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी कर्मचारी को अपने
एनपीएस टीयर खाते में 50,000 रुपया जमा किए हो, क्योंकि विकल्प रहता है एनसीटी आप टीयर 1 में आप एक्स्ट्रा अमाउंट को जमा कर सकते हैं, उसको आप बेनिफिट एटीसीसी D1B में एनपीएस में ले सकते हैं। अब इसी चीज़ को यूपीएस में भी लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है ताकि लोग चूज करें। एटीसीसी D2 पर आइए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मूल वेतन में जो मूल वेतन में जो 14% सरकार यहाँ पे ऐड करता था, लेकिन यूपीएस में 18.5% की बात चल रही है। तो ये जो 14% जो सरकार ऐड करता था, ये एनपीएस योगदान से ज़्यादा है यूपीएस का योगदान। तो इसको लेकर जो बातें निकल कर आए हैं कि किस तरीके से इस सेक्शन के तहत एटीसीसी D2 के तहत इसको सरकारी कर्मचारियों का इसका बेनिफिट दिया जाए। अब ये जो महत्वपूर्ण रूप से जो बातें निकल कर आए हैं कि 2014-15 में एनपीएस में 2014-15 से 2015-16 में सब्सक्राइबर को एटीसीसी D1 के तहत एनपीएस खाते में अंशदान के लिए दी जाने वाली छूट के धारा एटीसीसी D1B के तहत अधिकतम 50,000 रुपये की सीमा तक कर कटौती की अनुमति दी जा रही है। वर्तमान में निकासी के समय जब आप निकासी करते हैं या एन्युटी खरीद के उपयोग की गई राशि पर टैक्स छूट है। 1 अप्रैल 2016 से एनपीएस के तहत कुल संचित कोष का 40% जो अमाउंट होता है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा जो 2017-18 में जो अगर पार्शियली विड्रॉ करते हैं तो वह टैक्स से मुक्त माना जाता है। ये महत्वपूर्ण कुछ बातें जो एनपीएस में समय समय पर प्रावधानित किए गए हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि जिस तरीके से इसे इनकम टैक्स के सेक्शन के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, क्या इससे केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस की ओर ये ट्रांसफॉर्मिंग करवाने में क्या ये सहयोगी बन सकता है, या ये सभी मांगों से इतर होकर केंद्रीय कर्मचारी अब भी या तो वह एनपीएस में ही बने रहेंगे, क्योंकि उनको आशा है कि आने वाले समय में यूपीएस में एक व्यापक सुधार हो और यूपीएस को ओपीएस जैसा जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक यूपीएस को ऑप्ट करना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थोड़ा असहज अपने आप में लग रहा होगा। अब इस चीज़ को समझना है कि केंद्र सरकार कब इस पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले, ताकि ये बिना किसी नॉर्म्स के, बिना किसी हिडन कुछ पार्ट्स के जो छिपे हुए स्टेटमेंट हैं उसके अलावे जो राशि जो तय किया गया है मिनिमम जो पेंशन के लिए 50% प्लस डीआर जो तय किया गया है, वीआरएस की जो तय किया गया है, जब तक इस पर कुछ व्यापक रूप से सुधार बदलाव नहीं हो पाता है तब तक यूपीएस को चूज कर पाना कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा असहज हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार भी इसे फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश विगत आप देखे होंगे 15-20 दिनों में जो टैक्स बेनिफिट की बात किया गया या जो ग्रेच्युटी बेनिफिट की बात किया गया जिसमें डिसेबिलिटी की बात आई है, तो थोड़ा सा इसे यूपीएस को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एनपीएस के जैसा किया जा रहा है। लेकिन अब एनपीएस इक्वल यूपीएस होते जा रहा है, क्या ये एनपीएस और यूपीएस समाप्त होकर आने वाले समय में ओपीएस बनेगा या नहीं बनेगा, फिर बात करेंगे किस तरीके से सरकार इसको आने वाले समय में लेती है। मिलेंगे आगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।